Assalamu alaikum viewers, I am Akilur Rahman. Today we are going to discuss the very important topic, the cells energy currency ATP के हम जानते हैं कि हमारी बॉडी को हर टाइम एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। अब हमारी बॉडी में मुसलसल कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है और मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से लेता है आज हम सीखेंगे, ठीक हो गया। अब हम सबको पता है कि हम फूड खाते हैं तो वो ऑक्सीडेशन होती है फूड की। जब ऑक्सीडेशन होती है तो फूड ब्रोकन डाउन होती है, तो उसके रिज़ल्ट में यानी कि बहुत ज़्यादा मिक़दार में एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। यानी कि जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जब CH बॉन्ड्स टूटते हैं ऑर्गेनिक फूड जो हमारी होती है, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। अब वो जो रिलीज़्ड एनर्जी है वो दो फॉर्म में होती है, ठीक है। एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करने में यूज़ हो जाती है और बाकी जो रेस्ट ऑफ एनर्जी होती है वो स्टोर्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, अब वो स्टोर कहाँ होती है? वो जी स्टोर होती है ATP मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब एक्चुअली ATP है क्या, हम देखते हैं। ATP एक न्यूक्लियोटाइड है। एक्चुअली ATP जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये इसका नाम है। एडिनोसिन T से ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। अब ये एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जो एनर्जी को स्टोर करता है। यानी हम कह सकते हैं सेल को जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होती है मुख्तलिफ परफॉर्म करने के लिए, फंक्शंस जो परफॉर्म करता है सेल, वो एनर्जी इसी से ही लेता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल की ये ATP के अंदर जो एनर्जी आती कहाँ से है, ये हम देखते हैं। देखिए जी, जब हम फूड खाते हैं तो जो फूड बल्क होता है, यानी कि फूड का एक टुकड़ा पीस, उसके अंदर CH बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक फूड होती है। क्योंकि हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं तो ये ऑर्गेनिक फूड जो होती है उसके अंदर ये CH बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जब ये फूड टूटती है, ऑक्सीडेशन होती है, CH बॉन्ड टूटता है, ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो इसके रिज़ल्ट में एनर्जी रिलीज़ होती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में एनर्जी रिलीज़्ड, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है, यही एनर्जी जो है फिर जैसे हम यानी कि अपने गोदाम, ड्रम और गंदम की ज़ख़ीरा कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम ज़ख़ीरा कर लेते हैं, इसी तरह ताकि फ्यूचर में हम उसको इस्तेमाल कर सकें। अब ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होता ना कि अब हमने खुराक खाई और वो जो है ना हमारे सेल्स तक पहुंच गई और काम हमने कर लिया। अब यूँ तो नहीं है ना कि हर टाइम हम मुंह के साथ सेब लगाया हुआ है, ठीक है, मुंह में खाई जा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, साथ इधर से वो जो है ना एनर्जी जो है वो फूड जा रही है एनर्जी, और वही एनर्जी यूटिलाइज़ हो रही है वर्क करने में। ऐसा होता तो फिर हमने थैलियाँ बांधी होती, ठीक है, अपने साथ खुराक की। फिर एक कोई ऐसा सिलसिला होता कि खुराक जा रही होती और बाकी काम हो रहा होता, फिर एक हाथ से हम खा रहे होते तो एक हाथ से हम काम कर रहे होते, खाना छोड़ देते तो काम भी रुक जाता। जैसे बल्ब लाइट्स वगैरह ऑन है ना, करंट आ रहा है तो लाइट्स ऑन है, करंट नहीं है तो लाइट्स ऑफ हो जाएगी, फिर ये वाली सीन हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता सेल में।
सेल में ये होता है कि सेल को जो है एनर्जी वो स्टोर पड़ी होती है। हम जब खा लेते हैं ना, हमने खुराक खाई, वो स्टमक में जाके डाइजेस्ट हुई, पूरा प्रोसेस हुआ डाइजेशन का, और फिर वो एक एक ब्लड के थ्रू ये एक एक सेल तक पहुंच गई। फिर वो एनर्जी जो होती है, वो फूड जो होती है, वो फिर जब ब्रोकन डाउन होती है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, तो वो मॉलिक्यूल फूड के टूटते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है। कुछ तो वो उसी वक्त इस्तेमाल कर लेता है फ़ौरन, और कुछ हीट में वेस्ट हो जाती है। हीट ज़ाहिर बॉडी में ज़ाहिर हीट होती है ना, तो हीट मेंटेन हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग बैठे हैं एक जगह पे जमा हुए हैं, तो क्या हुआ है जी, हीट पैदा हो जाती है, गर्मी हो जाती है। तो वही सिचुएशन होता है कि हीट भी प्रोड्यूस होती है रेस्पायरेशन के प्रोसेस में। और साथ साथ बाकी जो बच जाती है एनर्जी, वो एनर्जी जो है वो फ्यूचर यूज़ के लिए क्या कर लेता है, सेल अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, और वो कहाँ कैसे करता है, इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। तो ये वाला सीन है, यानी ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, ये रिलीज एनर्जी जो है ये असल में आई कहाँ से है, ये फूड से आई है। और यही एनर्जी फिर कहाँ आ जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। यानी ये एक तरह के पैकेट्स हैं, गोदाम हैं, थैलियाँ हैं सेल के अंदर, जो एनर्जी को भर के रखती हैं। ठीक है, ताकि ज़रूरत के वक्त वो थैलियाँ फटेंगी और एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये था हमारे पास। अब यहाँ पे एक और सवाल माइंड में आता है कि ठीक हो गया, अभी ऐसा ज़रूरत क्यों हुई है एनर्जी की। ये तो हमें समझ में आ गया कि जी मुख्तलिफ़ यानी कि फ्यूचर के लिए, इस्तेमाल के लिए सेल को एनर्जी चाहिए होती है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वो सेल ये वाली एनर्जी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता है, किन मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। तो बहुत सारे इसके सेलुलर फंक्शंस होते हैं सेल के, जिनमें ये एनर्जी को इस्तेमाल करता है। तो मैं इसका यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका यूज़ जो है, इसका यूज़ क्या है, ये हम देखते हैं कि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये बेटा एक तो सिंथेसिस करता है ये ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए सेल जो है वो एनर्जी इस्तेमाल करता है। लाइक DNA, आपने सुना है, पढ़ा है कि DNA न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। RNA हो गया, उसको बनाने के लिए ये एनर्जी इस्तेमाल होती है। प्रोटीन्स बनाने के लिए ये एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, प्रोटीन्स। तो यानी ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने में वो एनर्जी सेल जो है वो इस्तेमाल करता है। अच्छा, इसी तरह और फंक्शंस भी हैं, जैसा कि ट्रांसपोर्ट हो गई, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सेल को। वो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो लार्जर होते हैं, थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं। अब वो खुद ब खुद नहीं क्रॉस करते सेल मेम्ब्रेन को, तो फिर वो वहाँ पे वो पुश अप दिया जाता है, सेल एक एनर्जी लगाता है। ठीक है, उनकी मूवमेंट में। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो मूवमेंट हो गई मटेरियल्स की, उसमें भी इस्तेमाल होता है, मूवमेंट के अंदर भी। ठीक है, मूवमेंट के अंदर भी सेल जो है वो एनर्जी इस्तेमाल करता है। कौन से वाली एनर्जी, जो वो ATP से लेता है। यानी ये जो ATP मॉलिक्यूल है ना, ये असल में ये वाले काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, मूवमेंट हो गई, ट्रांसपोर्ट होगी, एक्टिव होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्पेशली, और बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। अच्छा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स आप सब जानते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए जो है ना वो उसकी ट्रांसमिशन में भी ये करता है। अच्छा, इसके अलावा भी यानी कि ये एंडोसाइटोसिस आपने सुना हुआ है पहले, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये भी
प्रोसेसेस हैं मूवमेंट के। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेल्स है ना, ये ओपन सिस्टम है, यानी इसमें मटेरियल जो दाखिल भी हो रहा है सेल के अंदर और निकल भी रहा है, यानी कि सब्सटेंसेस इसको अंदर एंटर भी हो रही हैं और लीव भी कर रही हैं सेल को। तो सेल एक ओपन सिस्टम है, इसमें कोई औकात कार नहीं है कि इस टाइम जो है ना वो सेल के अंदर चीज़ें दाखिल होंगी और इस टाइम नहीं दाखिल होंगी। तो ये इसका टाइम टेबल नहीं है, ये ओपन सिस्टम है और 24 आवर्स जो है वो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो रही है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। तो ये कुछ, यानी कि ये कुछ फंक्शंस थे जो सेलुलर फंक्शंस हम इन्हें कह सकते हैं कि ये सेलुलर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं और उसके लिए एनर्जी चाहिए, ये वाले फंक्शंस। और इन फंक्शंस के लिए जो एनर्जी आ रही है वो बेटा कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी हमें ये न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये क्या है? ये एक्चुअली एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अच्छा, अब इसका एनर्जी जो स्टोर करने की खासियत है ना, एबिलिटी है कि यानी ये एनर्जी को स्टोर भी कर लेता है। देखिए ना, अल्लाह ने कैसा फिनोमिना बनाया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई एनर्जी ये स्टोर भी कर लेता है और ज़रूरत के वक्त एनर्जी को रिलीज़ भी कर लेता है। तो अब ये वाला जो इसकी जो फिनोमिना है, ये खासियत है, ये असल में उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से है। अल्लाह ने इसका ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एनर्जी को रिलीज़ भी कर लेता है और ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर भी कर लेता है। तो आइए अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मैंने इधर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है सारा इसका एटीपी मॉलिक्यूल का। तो एटीपी मॉलिक्यूल के जो मेजर यूनिट्स हैं ना बेटा, वो होते हैं 3। नंबर 1 होता है ये एडेनिन, ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ये एडेनिन। ये डबल रिंग है, ये देखें ना 2 रिंग हैं, यानी डबल रिंग एक एडेनिन है जिसे मैं कहता हूँ ये डबल रिंग्ड। ये बेस है, हम इसको बेस कहते हैं, डबल रिंग्ड बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, 2 रिंग वाली, ठीक हो गया। अब ये क्या है? ये एक राइबोज है, यानी शुगर है, राइबोज, 5 कार्बन वाली शुगर, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 कार्बन वाली एक शुगर है, राइबोज जिसे कहते हैं, ठीक हो गया। अब एक्चुअली ये राइबोज और एडेनिन यानी डबल रिंग्ड बेस, नाइट्रोजनस बेस जो है, एडेनिन और राइबोज, ये 2 यूनिट्स ये हो गए और तीसरे यूनिट्स होते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप्स, ये हो गए। अब ये क्या हैं? असल में ये फास्फेट ग्रुप्स हैं, ये तीनों, इनको कहते हैं हम फास्फेट ग्रुप्स, फास्फेट ग्रुप्स, ये फास्फेट ग्रुप्स हैं 1 2 3, ठीक हो गया। ट्राईफॉस्फेट है ना, ये 3 फास्फेट ग्रुप्स होंगे। अब ये इसके 3 मेजर यूनिट्स हो गए, ठीक हो गया। कौन कौन से? ये एक हो गया एडेनिन, ठीक है, एक होगी ये राइबोज 5 कार्बन शुगर और एक हो गई ये 3 फास्फेट ग्रुप्स। अच्छा, अगर मैं इन 2 की बात करूं, फास्फेट्स को हटा के, एडेनिन और राइबोज की, तो ये बनेगा बेटा एडिनोसिन, ये बनेगा एडिनोसिन, एडिनोसिन। तो यहाँ तक एडिनोसिन है, यहाँ तक, ये देखें ना मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है? यहाँ ये और ये एडेनिन और राइबोज, ये 2 मिलके एडिनोसिन बनाते हैं। अच्छा, अब अगर हमने एक फॉस्फेट इसके साथ लगा दिया, यानी एक फॉस्फेट लग गया, तो ये हो गया एडिनोसिन, एडिनोसिन। अब एडिनोसिन भी है ना, एडिनोसिन, और साथ एक फॉस्फेट यानी मोनोफॉस्फेट, मोनो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। इसको कहते हैं AMP, ठीक हो गया, एक फॉस्फेट लगाया।
साथ एक दूसरा फॉस्फेट लगाया, तो अब ये 2 फॉस्फेट हो गए। इसे कहेंगे हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जी तो बेटा, तो अब देखें कि यहाँ तक जब हमने एक फॉस्फेट इसके साथ लगाया हुआ है तो ये है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ तक हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक हो गया AMP। एक फॉस्फेट और लगा दिया तो ये हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट हो गया, एडिनोसिन और साथ 2 फॉस्फेट। और अगर 3 लगे हुए हैं तो अब ये हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ATP, ठीक हो गया। ये सिचुएशन हो जाएगी। तो अब एक्चुअली ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से ही इसके अंदर ये एबिलिटी आती है कि ये एनर्जी को स्टोर भी करता है और रिलीज़ भी करता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एक्चुअली जो एनर्जी है ना वो इस बॉन्ड में स्टोर होती है। ये जो बॉन्ड शो किए हुए हैं ना, इसको बोलते हैं टाइल्ड, TILDE, टाइल्ड। अब ये वाला जो बॉन्ड है, अब 2 फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान में ये बॉन्ड है टाइल्ड, ठीक हो गया। यहाँ पे भी है। अब जब ये फॉस्फेट अलग होता है तो ये बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड ब्रोकन होता है। जब ये बॉन्ड ब्रोकन होता है तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होती है। और यही एनर्जी ही जो है वो सेल यूज़ करता है। अब ज़्यादातर क्या होता है कि यही बॉन्ड, पहले वाला जो बॉन्ड होता है ना, यही टूटता है और ये टूटता है, ठीक है, और तो ये डाइफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। ज़्यादातर यही होता है कि ये वाला बॉन्ड ही टूटता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक हो गया। लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो है वो ये वाला भी टूटता है, यानी कि ज़्यादातर के अंदर क्या होता है कि जो ATP मॉलिक्यूल है, ATP, वो ATP में कन्वर्ट होता है और एक फॉस्फेट क्या हो जाता है, अलग, और एनर्जी रिलीज़ होती है।
लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एटीपी फर्दर भी टूट जाता है। ठीक है, जब एटीपी फर्दर टूटेगा यानी कि अब ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, तो फिर एक ही बचेगा ना सिर्फ, उसे कहेंगे मोनोफास्फेट। यानी ऐसा है जो मोनो एक फास्फेट वाला हो गया एडेनोसिन। तो ये कभी कभार ही ऐसा होता है कुछ केसेस में, ना तो यहाँ तक यानी ये पहला बॉन्ड ही आउटर मोस्ट ही टूटता है और ये जो है ना डाईफास्फेट रह जाता है। यानी एडीपी से एटीपी, फिर एटीपी से दोबारा एटीपी, यानी एटीपी जो है वो अपना साइकिल चेंज करता है। यानी कि इस तरह चेंज करेगा, मैं यहाँ पे अगर ड्रा करता हूँ कि एटीपी जो है वो कन्वर्ट होगा एडीपी में और एडीपी कन्वर्ट होगा एटीपी में, और ये साइकिल क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, अच्छा अब हर एक बॉन्ड टूटने पर यानी इस बॉन्ड के टूटने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 7.3 किलो कैलोरीज। ठीक है, और इतनी ही एनर्जी हमें इसे देनी पड़ती है जब बॉन्ड फॉस्फेट लगाते हैं। यानी जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, एडीपी बन गया, ये एडीपी बन गया और ये एनर्जी रिलीज़ होगी। कितनी रिलीज़ होगी, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, अब हमने दोबारा, अब एनर्जी आ गई है, हमने फूड खा लिया है, रेस्पिरेशन हो गई, एनर्जी आ गई है। जब एनर्जी आई है तो फिर फॉस्फेट जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो इतनी ही एनर्जी मिलेगी तो ये बॉन्ड बनेगा ना, बॉन्ड डेवलप होगा। तो बॉन्ड के डेवलप होने में उतनी एनर्जी रिक्वायर है जितनी कि वो ब्रोकन होने पे रिलीज़ होती है। तो इस तरह का ये सिलसिला जो है वो चलता है और इस तरह एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी जो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होते हैं, एनर्जी रिलीजिंग होते हैं, उसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे रेस्पिरेशन होती है, फूड खाते हैं, फूड टूटती है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसमें एटीपी बनते हैं। और जिसमें एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, यानी जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी खर्च करनी होती है, सेल ने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त एटीपी मॉलिक्यूल टूटते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, जब एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है तो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जब एनर्जी कंज्यूमिंग होता है तो एटीपी मॉलिक्यूल्स टूट के एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो ये था जी हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द एटीपी, द सेल्स एनर्जी करेंसी। इसको सेल्स एनर्जी करेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी की करेंसी है, एटीपी सेल की। सेल जो भी एनर्जी यूज़ करता है उसके लिए, जैसे हम करेंसी इस्तेमाल करते हैं, नोट इस्तेमाल करते हैं, पैसा इस्तेमाल करते हैं, कोई भी लेन देन काम काज सारे करने के लिए, इस तरह सेल भी ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी का इस्तेमाल करता है वो किस तरीके से करता है, वो एटीपी के थ्रू करता है। ठीक है, एटीपी से एनर्जी लेता भी है, फिर उसको दे भी देता है ज़रूरत के टाइम। जब उसको स्टोर करनी होती है तो उसको दे देता है, स्टोर हो जाती है उसमें, जब सेल ने यूज़ करनी होती है तो फिर एटीपी से ले लेता है वापस। ओके हो गया बेटा, उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको मालूमात मिल सके। अल्लाह हाफिज़।